हम भारत की मृदाएं पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा कि मृदा जो है वो चट्टानों के अपक्षय से बनती है, रॉक्स के वेदरिंग से बनती है। और जो बेसिकली सॉइल जो होती है वो एक मिक्सचर होती है, मिश्रण, जिसमें विभिन्न पदार्थ होते हैं, जैसे कि जल होता है, वायु होती है, खनिज होते हैं, मिनरल्स आदि। उसके साथ साथ जैव पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, और यही मृदा के मुख्य घटक हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं। ये सब हमने कल की क्लास में देखा था। और आइडल जो पीएच रेशो, पीएच का जो नंबर चाहिए होता है सॉइल के लिए, वो लगभग 6.5 से 7.5 के आसपास होता है। आप कह सकते हैं लगभग 6 से 7 के बीच में पीएच यदि हो तो वो अनुकूल होता है मृदा को उत्पादक बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए। फिर कल हमने ये भी देखा कि सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। मृदा परिच्छेदिका किसको कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल में डिफरेंट लेयर्स होती है, ओ, ए, बी, सी। और उसके साथ साथ हमने देखा कि कौन कौन से विभिन्न कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं, मृदा के निर्माण को, सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। तो ये सब हम कल कर चुके हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्लास थी कल की। आज जो है हम बेसिक जो भारत की प्रमुख मृदाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में, भारत में 8 प्रमुख प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, 8 मेजर सॉइल्स हैं। इन 8 मृदाओं में कुछ चीजें कॉमन है जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बार बार हर एक सॉइल करें तब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम एनपीके की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का जो आइडल रेशो सॉइल में चाहिए होता है वो 4:2:1। ये रेशो या ये अनुपात चाहिए होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का। प्लस मृदा को उत्पादक बनाने के लिए ह्यूमस की भी आवश्यकता होती है। ह्यूमस बेसिकली किससे बनता है, जैव पदार्थों के अपघटन से, डिकम्पोजिशन से। अगर इंडिया की सॉइल्स की बात करें, जितनी भी 8 प्रमुख प्रकार की मृदाएं हैं, उन सभी मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा सीमित ही है, बहुत ज्यादा ह्यूमस नहीं पाया जाता। और ह्यूमस की मात्रा एक सॉइल में थोड़ी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है, वो है पीठमय मृदा। पीठमय मृदा, या जिसे हम पीटी सॉइल भी कहते हैं। पीटी सॉइल जो जलमग्न अवस्था में पाई जाती है, वाटरलॉग्ड कंडीशन में होती है, उस पीटी सॉइल में फिर भी ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। अदरवाइज इंडिया की बाकी सारी सॉइल्स जो है उनमें ह्यूमस की मात्रा सीमित होती है। तो आप ये कॉमन पॉइंट लिख सकते हैं सारी की सारी 8 मृदाओं के बारे में। फिर अगर हम एनपीके के रेशो की बात करें, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है या एक ऐसी चीज है जो सॉइल को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से नहीं मिल पाती है। बैक्टीरिया उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में पेड़ पौधों को चाहिए। तो इसीलिए नाइट्रोजन का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है सॉइल में, और कोई प्रत्यक्ष स्रोत ना होने की वजह से आमतौर पर भारत की सभी 8 मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है। या तो डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं मृत, उनसे नाइट्रोजन प्राप्त होती है सॉइल में, या फिर पेड़ पौधों की पत्तियों आदि से नाइट्रोजन प्राप्त होती है, या बैक्टीरिया जो है जब कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अन्य फॉर्म में, तब जाकर सॉइल में वो उपयोग योग्य बनती है। तो नाइट्रोजन का कोई डायरेक्ट सोर्स ना होने की वजह से भारत की सभी मृदाओं में कमी है नाइट्रोजन की, सभी में कमी, सारी 8 की 8 मृदाओं में। तो नाइट्रोजन का एक कॉमन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन की कमी है सभी मृदाओं में, नाइट्रोजन। और फिर नाइट्रोजन का रेशो भी सबसे ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो होता है, पर वो जितना भी होता है वो कम ही पड़ता है सॉइल में, क्योंकि सॉइल को 4 रेशो में, अनुपात में अगर देखें तो 4 गुना नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो इसीलिए काफी ज्यादा मात्रा चाहिए सॉइल को और मिल नहीं रही है, इसलिए हमेशा नाइट्रोजन की कमी रहती है भारत की सभी मृदाओं में, सभी सॉइल्स में। दूसरी चीज, फास्फोरस की अगर बात करें, तो फास्फोरस चट्टानों आदि से प्राप्त होता है, रॉक्स वगैरह से। पर फास्फोरस की खास बात यह है कि कहीं पे भी अगर जल है तो पानी के साथ बहकर चला जाता है, किसी जलराशि वगैरह में पानी के साथ बहता है। और ये पानी के साथ बहता है, इसीलिए भारत की जो भी ऐसी मृदाएं हैं जहां वर्ष में कम से कम एक बार मानसून की अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होती है, वहां पर फास्फोरस मृदा में नहीं पाया जाता। और एक ही इंडिया में मेजर सॉइल है जिसमें फास्फोरस कंटेंट थोड़ा ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है, और उस सॉइल का नाम है शुष्क मृदा। तो बाकी सब भारत की जो मृदाएं हैं उनमें तो कम है, केवल शुष्क मृदा या एरिड सॉइल जो है, शुष्क मृदा, उसमें फास्फोरस हमको अधिक देखने को मिलता है। बाकी सभी सॉइल्स जो हैं उनमें फास्फोरस की कमी है, कमी सभी में।
और केवल पाया किस में जाएगा, अधिक पाया जाता है शुष्क मृदा में या एरिड सॉइल में, शुष्क मृदा। तो ये बेसिक पॉइंट भी आपको याद रखना है फास्फोरस का। तो फास्फोरस नाइट्रोजन का आधी मात्रा में चाहिए होता है मृदा में। डायरेक्ट सोर्स फास्फोरस जो है रॉक से प्राप्त होता है, पर बहता भी जल्दी से है, आसानी से, और इसीलिए भारत की सभी मृदाओं में इसकी कमी पाई जाती है, पर केवल शुष्क मृदा है जिसमें ये अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें पोटाश की, तो पोटाश की बहुत कम मात्रा चाहिए सॉइल को, बहुत लिमिटेड अमाउंट पोटाश का चाहिए। सिर्फ आपको नाइट्रोजन का अगर देखें तो 1/4 चाहिए, और फास्फोरस का अगर देखें तो आधा ही पोटाश चाहिए। और पोटाश का सोर्स क्या होता है, लवण आदि जो होते हैं, सॉल्ट वगैरह, सॉल्ट से प्राप्त होता है, सॉल्ट कंटेंट से प्राप्त होता है पोटाश। और पोटाश बहुत कम रेशो में चाहिए, इसलिए भारत की सभी मृदाओं में पोटाश है, सभी में है, उचित मात्रा में है। इतना सा चाहिए, इतना हर मृदा में मिलता है इंडिया की। सिर्फ शुष्क मृदा जो है उसमें क्या होता है, उसमें फास्फोरस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका आधा उसमें पोटाश की मात्रा नहीं मैच कर पाती है। होता है पोटाश काफी अधिक, पर फास्फोरस का आधा नहीं हो पाता, तो इसीलिए रेशो को मैच नहीं कर पाता। फिर भी ओवरऑल एक कॉमन पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि भारत की सभी मृदाओं में पोटाश की मात्रा पाई जाती है, उचित मात्रा पाई जाती है। सिर्फ कुछ एक ऐसी मृदाएं हैं जिनमें पोटाश की मात्रा थोड़ी कम पड़ जाती है, और वो मृदाएं जिनमें कमी रह जाती है थोड़ी सी पोटाश की, वो है एक तो शुष्क मृदा। हालांकि शुष्क मृदा में भी जब वाष्पीकरण, इवेपोरेशन ज्यादा होता है और सलाइन हो जाती है सॉइल, तब तो पोटाश आ ही जाता है। तो थोड़ी कमी होती है शुष्क मृदा में, एरिड सॉइल में। और एक लेटेराइट नाम की सॉइल है, लेटेराइट नाम की जो मृदा है उसमें सभी तत्वों की कमी होती है, ना उसमें फास्फोरस होता है, ना पोटाश होता है, ना ही नाइट्रोजन की मात्रा उचित होती है। तो ये दो ऐसी मृदाएं हैं, शुष्क मृदा और लेटेराइट मृदा, जिसमें फास्फोरस की थोड़ी कमी हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज भारत की सभी मृदाओं, फास्फोरस क्या, पोटाश की थोड़ी कमी हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज भारत की सभी मृदाओं में पोटाश की मात्रा पाई जाती है। तो कॉमन पॉइंट है, भारत की सभी मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा सीमित पाई जाती है सामान्यतः, और पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है। तो ये कॉमन पॉइंट याद रखना है। इसके अपवाद हमने यहाँ नोट कर लिए, ह्यूमस पीटमय मृदा में है, पोटाश जो है उसकी कमी एरिड और लेटेराइट सॉइल में है, फास्फोरस की अधिकता एरिड सॉइल में है, शुष्क मृदा में। तो ये अगर आपको ध्यान है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके इंडिया की 8 सॉइल्स की। सबसे पहली मृदा की अगर बात करें, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण आपको यहाँ दिख ही रहा है। ये जो जलोढ़ मृदा है मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी उत्तरी मैदानी प्रदेश में, नर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया के वहां पर उत्तरी मैदानों में, प्लस तटवर्ती क्षेत्र में जो मैदान है कोस्टल प्लेन्स, वहां पर भी आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। अब नाम से आपको पता चल रहा है जलोढ़, जलोढ़ का मतलब है जल द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनी, जल द्वारा जमा मतलब जल, पानी के साथ जो बारीक मिट्टी आती है, सेडिमेंट्स आती है, उसके जमने से ऐसी सॉइल बनी है, इसलिए इसका नाम जलोढ़ है या एलुवियल है। अब ये जलोढ़ मृदा जो है, हमने जो कल की क्लास में देखा था कि अलग अलग सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, बड़े और छोटे कण होते हैं, उसके आधार पर मृदा को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। तो ये उस आधार पर कौन सी मृदा है, तो जलोढ़ मृदा बेसिकली दोमट मृदा होती है। दोमट मृदा जिसमें थोड़ी बालू भी होती है, बालू रेत भी होती है, थोड़ी उसमें मृणमय या बारीक जो क्लेव सॉइल है वो भी होती है, उसके साथ साथ गाद मिट्टी जो होती है, सिल्ट, वो भी पाई जाती है। तो ये एक ऐसी सॉइल है जिसमें छोटे और बड़े दोनों तरह के कण देखने को मिलते हैं, पर बारीक कण काफी अच्छी खासी मात्रा में है इस सॉइल में। तो ये दोमट मृदा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लूमी सॉइल, लूमी सॉइल। अब ये जो लूमी सॉइल है, जो जल द्वारा जमा किए गए अवसादों से या सेडिमेंट से बनी है, और अवसादों के जमाव से बनी होने के कारण इस मृदा का एक नाम और है, इसको कह देते हैं निक्षेपण मृदा। निक्षेपण इसलिए क्योंकि जमाव से बन रही है, निक्षेपण मृदा। और इंग्लिश में इसको कह देते हैं डिपोजिशन सॉइल, डिपोजिशन सॉइल। एक और टर्म जो इसके लिए यूज किया जाता है, कछारी मिट्टी, कछारी मृदा, तो वो भी यही है लूमी सॉइल। अब लूमी सॉइल में क्योंकि बारीक कण है, इसमें जलोढ़ मृदा में बारीक कणों की वजह से ये जो मृदा है, इस सॉइल की जल ग्रहण क्षमता काफी अच्छी खासी है, जल ग्रहण क्षमता अधिक है।
कल हमने देखा था कि जल ग्रहण क्षमता या वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो उन सॉइल्स की ज्यादा होती है जिनके कण बारीक होते हैं। तो इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब इसके हर एक जो छोटे छोटे बारीक कण हैं वो हर एक कण अपने चारों तरफ जो जल है उसको अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है और अपने पास होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए ऐसी सॉइल्स की वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, क्षमता जो है ग्रहण करने की जल को, वो ज्यादा होती है। और अगर मोटे कण वाली सॉइल होती है तो मोटे मोटे बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में से पानी रिसकर नीचे चले जाता है, भूमिगत जल बन जाता है। तो ऐसी सॉइल्स जो होती है जिसमें बारीक कण भी है, उन बारीक कणों के कारण वो जल को ग्रहण कर पाती है, होल्ड कर पाती है। तो इस जो सॉइल है इसकी जल ग्रहण क्षमता काफी अधिक है, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा है। अब अगर हम एनपीके के रेशो की बात करें, जैसे मैंने बताया बाकी सब सॉइल्स में जो कॉमन चीज है वो इसमें भी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो इस सॉइल में कम पाए जाते हैं, जो कि कॉमन है इंडिया की सभी सॉइल्स में। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों कम है। फिर अधिक क्या है या क्या पाया जाता है, तो पोटाश जिसको हम कहते हैं वो पाया जाता है। पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है या सफिशिएंट अमाउंट पाया जाता है। के इज फॉर पोटैश। तो नाइट्रोजन तो आपने देख ही लिया कि सब सॉइल्स में डायरेक्ट सोर्स नहीं है इसलिए कमी है। फॉस्फोरस इसलिए कम है क्योंकि ये जल से बन रही है, जल के साथ तो फॉस्फोरस बह ही जाता है। ह्यूमस भी कम है। आपने अक्सर सुना होगा कि जलोढ़ मृदा बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है। हाँ, ये काफी उपजाऊ मृदा है, फर्टाइल सॉइल है, पर जरूरी नहीं है कि हर फर्टाइल सॉइल में ह्यूमस हो और ह्यूमस के कारण ही वो उपजाऊ बने। ये मृदा उपजाऊ है क्योंकि ये जल को ग्रहण कर सकती है, वाटर को ऑब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए ये उपजाऊ है। और ह्यूमस इसमें कम इसलिए है क्योंकि ये जो सॉइल है ये पानी के साथ बहते हुए अवसादों से बनी है। ये कहीं पर टिकते ही नहीं, अवसाद पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो इसीलिए जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर जब इसमें आते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर, जैव पदार्थ ह्यूमस में कन्वर्ट हो उसके लिए उसमें टाइम चाहिए होता है और मृदा को एक स्थान पर लंबे समय तक स्थिर रहना पड़ता है। पर ये सॉइल जो है वो स्थिर नहीं रहती है, इसी वजह से इसमें ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः थोड़ी कम होती है। और इसलिए इसकी जो उपजाऊपन है या फर्टाइल जो इसका नेचर है, ये वाटर अब्जॉर्प्शन की वजह से, जल ग्रहण करने की वजह से। कई किताबों में आप ये देखेंगे कि इसमें अत्यधिक ह्यूमस होता है, ऐसा नहीं है, इसमें अत्यधिक ह्यूमस नहीं होता। इस जलोढ़ मृदा का वो प्रकार जो एक जगह स्थिर हो जाता है और पानी वाले क्षेत्र में या दलदली अवस्था में एक जगह टिका हुआ देखने को मिलता है, जैसे तराई क्षेत्र में या डेल्टा क्षेत्र में या आर्द्र भूमि क्षेत्र में, वहां इस सॉइल में थोड़ी बहुत ह्यूमस होती है, थोड़ी क्या अच्छी खासी ह्यूमस होती है, पर उसको एक अलग सब टाइप के रूप में पढ़ा जाता है इंडियन सॉइल्स में, और उसको कहते हैं पीटमय मृदा या पीटी सॉइल या दलदली मृदा। तो उस पीटमय मृदा को हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसमें ह्यूमस की मात्रा कम ही होती है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की मात्रा कम है, पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है, सफिशिएंट है और फर्टाइल सॉइल है। और उपजाऊ होने के कारण ये भारत में कृषि के लिए सबसे उपयोगी मृदा है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे यूजफुल सॉइल यही है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा मृदा समूह है, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है, सबसे ज्यादा यही सॉइल पाई जाती है इंडिया में। और अगर देखें तो इंडिया के 40% से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में यही सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सॉइल है। और आपको याद होगा जब हमने उत्तरी मैदान किए थे, नर्दर्न प्लेन्स, तब हमने खादर और बांगर दो तरह की चीजें देखी थी। तो खादर और बांगर और कुछ नहीं, जलोढ़ मृदा के ही दो उप प्रकार हैं या सब टाइप्स हैं। खादर किसे कहते हैं, नए जलोढ़ अवसाद को, और बांगर कहा जाता है पुराने जलोढ़ अवसाद को। तो इस तरह से जलोढ़ मृदा जो है उससे रिलेटेड यही प्रमुख चीजें हैं। और उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख ही रहा है, कोस्टल रीजन में जो स्टेट्स है उनमें, प्लस नर्दर्न प्लेन्स में, ऑलमोस्ट काफी बड़े एरिया में इंडिया में ये फैली हुई है। तो ये है जलोढ़ मृदा से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। अब इन्हीं को हम प्रॉपर फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो देखिए, प्रचुरता, पोटाश की प्रचुरता ज्यादा पाई जाती है, हाई अमाउंट में है पोटाश, हाई क्या सफिशिएंट अमाउंट कहना बेटर होगा। फिर कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है सॉइल में। अच्छा, ये अक्षेत्रीय मृदा है, आपको याद होगा हमने अक्षेत्रीय और क्षेत्रीय मृदाएं की थी। तो ये अक्षेत्रीय होने की वजह से इसमें सॉइल प्रोफाइल नहीं बनता है, सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका जिसको कहते हैं, वो इस मृदा में नहीं बन पाती है, परिच्छेदिका। और परिच्छेदिका होती क्या है, जिसमें लेयर्स बनती हैं सॉइल में, ओ, ए, बी
और सी। इस तरह की लेयर्स इस सॉइल में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि एक जगह ये टिकती नहीं है, बहती जाती है पानी के साथ। तो ये अक्षेत्रीय मृदा है, अजोनल सॉइल। बारीक कण है इसके, इसलिए इसकी जल ग्रहण क्षमता काफी अधिक है। फाइन ग्रेन्ड, इसीलिए सॉइल की वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई है। काफी उपजाऊ है, फर्टाइल है। और खादर और बांगर इसके दो सब टाइप्स हैं। और विस्तार इसका कहाँ है? उत्तरी मैदानी प्रदेश में और तटवर्ती मैदानी प्रदेश में। सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सब तरह की फसलें इसमें उगाई जाती है, गेहूं, चावल, सब तरह की फसलें, गन्ना। सो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सॉइल है। अब नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। अब देखिए ब्लैक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे अगर देखें इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इंडिया के जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विस्तृत है, उत्तर पश्चिमी भाग में। और अगर राज्यों की बात करें तो यहाँ दिख ही रहे हैं आपको, गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग में है, एमपी में है। एमपी के अलावा दक्षिण भारत में ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना का कुछ भाग, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, थोड़ा आपको यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट, इन सब राज्यों में इसका विस्तार है काली मृदा का। अब काली मृदा को किससे बनती है और काली क्यों कहा जाता है? तो ये ब्लैक सॉइल के डिफरेंट नेम्स देखिए। एक तो रेगुर इसका एक अन्य नाम है, प्लस इसे कपासी मृदा या कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए उपयोगी है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूजफुल है। प्लस ये बनती कैसे है? आपको याद होगा बेसाल्ट लावा। तो बेसाल्ट लावा जो है उसके अपक्षय से या वेदरिंग से बनती है, मतलब बेसाल्ट लावा के टूटने पिसने से, अपक्षय से इसका निर्माण होता है। तो लावा से निर्मित ये मृदा है। अब ये मृदा जो है ये काली क्यों है? अक्सर ह्यूमस जब किसी सॉइल में ज्यादा होता है तब उसका रंग गहरा होता है, पर इस सॉइल का रंग गहरा ह्यूमस के कारण नहीं है। इसमें एक स्पेशल तत्व है या स्पेशल हम कह सकते हैं एलिमेंट है, जिसका नाम है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। और इस टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण ही इस सॉइल का कलर ब्लैक है, ह्यूमस की वजह से इसका कलर ब्लैक नहीं है। अब अक्सर इस ब्लैक सॉइल की तुलना की जाती है टेम्परेट रीजन में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो काली मृदा पाई जाती है उसके साथ। ये जो ब्लैक सॉइल या काली मृदा है ये तो ट्रॉपिकल जोन में है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, पर टेम्परेट जोन में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में एक काले रंग की मृदा होती है जिसका नाम है चरनोजम, क्षेत्र की काली मृदा। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो काली मृदा होती है उसका नाम है चरनोजम। तो अक्सर इसकी तुलना की जाती है उस टेम्परेट ब्लैक सॉइल से, टेम्परेट ब्लैक सॉइल, जिसका नाम है चरनोजम। तो तुलना भले ही करते हो, और इसको ट्रॉपिकल चरनोजम भी कहा जाता है ब्लैक सॉइल को, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ब्लैक कलर की सॉइल यही वाली है। पर चरनोजम का ब्लैक कलर ह्यूमस की वजह से, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में काली मृदा है इसका काला रंग ह्यूमस के कारण है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये जो काली मृदा है, कपासी मृदा, इसका रंग काला टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण है। तो कहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्री वगैरह में कि भारत में पाई जाने वाली काली मृदा की तुलना किस मृदा से की जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो चरनोजम नाम की मृदा से की जाती है। तो ये नाम याद रखना है। अब ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की मृदा के साथ तुलना तो देख लिया आपने, प्लस ये टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काले रंग की है। काले रंग का रीजन पता चल गया आपको। अब अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की बात करें, सेम वही कॉमन चीज, इंडिया में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस भारत की सभी मृदाओं में सामान्यतः कम है, और पोटाश की मात्रा जो है ये उचित पाई जाती है, सफिशिएंट है भारत की सभी मृदाओं में। तो काली मृदा में भी यही सेम है, पर काली मृदा में पोटाश के साथ साथ एक और तत्व ज्यादा पाया जाता है, या कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो पाए जाते हैं, और उन एलिमेंट्स को याद करने का तरीका है माली। तो काली मृदा में पोटाश के अलावा माली तत्व भी पाए जाते हैं। अब इन माली तत्व का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, एम फॉर मैग्नीशिया, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम जिसको हम चूना भी कहते हैं,
मैग्नीशिया को तो मैग्नीशिया ही कहेंगे या मैग्नीशियम कह सकते हैं, एल्यूमिना को एल्यूमिना ही कहेंगे हिंदी में, और लाइम को चूना, और आयरन जिसे लौह तत्व कह सकते हैं। तो काली मृदा में माली तत्व पाए जाते हैं, माली मतलब मैग्नीशिया, एल्यूमिना, लाइम एंड आयरन एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, और पोटैश की मात्रा भी उचित है। बाकी ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस वगैरह कम है। ह्यूमस कम इसलिए क्योंकि लावा से निर्मित है ये मृदा, और लावा में, गर्म लावा में कोई जैव पदार्थ वगैरह नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, इसी वजह से इसमें भी कोई खास ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाए जाते। अब ये तो हो गए इसमें क्या एलिमेंट्स हैं और क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं इस सॉइल के नेचर की, किस तरह की प्रकृति है इस मृदा की, किस तरह के कण हैं। तो सबसे पहले कणों की अगर बात करें, पार्टिकल्स की, तो इसके कण बहुत ज्यादा बारीक है, अत्यधिक बारीक, और मृण्मय मृदा है ये बेसिकली। मृण्मय मतलब क्लेई सॉइल जो होती है जिसके कण सबसे ज्यादा बारीक होते हैं। कल जो हमने कणों का साइज देखा उसमें सबसे छोटे कण वाली जो मृदा है वो काली मृदा है। तो इतने छोटे कण होते हैं, जब किसी सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हों तो उसको पानी को ऑब्जर्व करने में, अवशोषण करने में समय लगता है। करती जरूर है पर धीरे धीरे करती है, उसको टाइम लगता है। तो काली मृदा मृण्मय है, इसी वजह से इसको जल को ग्रहण करने में समय लगता है, धीरे धीरे जल को ग्रहण करती है, ऑब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, करने में समय लगता है, समय लेती है। पर समय तो लेती है, धीरे धीरे पानी को अवशोषित करती है, ऑब्जर्व करती है, पर एक बार अगर ये पानी को ग्रहण कर लेती है, होल्ड कर लेती है, तो पानी को अवशोषित करने के बाद लंबे समय तक वो पानी को छोड़ती नहीं। तो इसीलिए ग्रहण करने में जितना समय लगाती है उतना ही छोड़ने में भी समय लगाती है। तो इस सॉइल में पानी धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है, पर एक बार ऑब्जर्व होने के बाद लंबे समय तक होल्ड करके रखती है वो, या लंबे समय तक अपने पास धारण करके रखती है ये मृदा, इसीलिए इसकी जल धारण क्षमता अधिक है। अधिक क्या, सर्वाधिक है। तो ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मैक्सिमम है। अगर आपको पूछा जाए जल ग्रहण क्षमता किसकी ज्यादा है, वाटर अब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा है, तो वाटर अब्जॉर्प्शन जलोढ़ मृदा का, एलुवियल सॉइल का ज्यादा है, और वाटर रिटेंशन, वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी या जल धारण की क्षमता सर्वाधिक किसकी है, तो वो काली मृदा की। तो या तो ये होल्ड करती नहीं है, धीरे धीरे करती है, और एक बार अगर कर लेती है तो फिर वो छोड़ती नहीं है। तो ये इसका गुण है। उसके साथ साथ जब ये पानी ग्रहण करती है तो जल ग्रहण करने पर इसके जो छोटे छोटे कण है वो फूल जाते हैं, और फूल कर जब हर एक कण फूल जाएगा तो मिट्टी जो है वो बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है, उसमें पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं रहता। तो जल को ग्रहण करने पर ये चिपचिपी हो जाती है मिट्टी, और जब इसका पानी सूखता है तो सूखने पर इसके कण श्रिंक हो जाते, सिकुड़ जाते हैं, और इसी वजह से इसके कणों के बीच बीच में दरारें बन जाती हैं या गैप आ जाता है। तो ये एक ऐसी मिट्टी है जो गीले होने पर फूलती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, और क्रैक्स डेवलप होते हैं, दरारें बनती हैं, और अपने आप से इसमें दरारें बन जाती हैं। इसलिए इस मिट्टी की जुताई जो करते हैं, जुताई में क्या करते हैं, दरारें बनाते हैं ताकि एयर का आवागमन हो सके मिट्टी में, तो वो इसमें करना नहीं पड़ता, इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप जुताई हो जाती है। तो इसीलिए इस सॉइल को कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा, या इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है ये, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। तो ये इसका एक विशेष गुण और है। तो ये काली मृदा से रिलेटेड मुख्य चीजें हैं, क्या तत्व इसमें है, क्या इसका बेसिक नेचर है, कैसे कण है इसमें, ये सारी चीजें। तो ये ब्लैक सॉइल यहाँ पर महाराष्ट्र और इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसकी दरारें किस तरह की होती है। अच्छा, काली मृदा जो है उसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन या सबसे ज्यादा मात्रा महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। और अब देखिए काली मृदा में जो दरारें बनती है वो कैसी दिखती है, ये आपने अक्सर देखा होगा फोटो वगैरह टीवी में, न्यूज में, तो इस तरह की दरारें इसमें बन जाती है। अब देखिए काली मृदा से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मृण्मय मृदा है, क्लेई सॉइल है, गीले होने पर फूल जाती है और जल छोड़ने पर सिकुड़ जाती है, दरारें बनती हैं जिसके कारण इसे स्वतः जिताई वाली मृदा या सेल्फ फ्लोइंग सॉइल कहते हैं। जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला है। प्रचुरता, अधिक मात्रा किसकी है, पोटाश की मात्रा अधिक है। उसके अलावा मैग्नीशिया, एल्यूमिना, चूना और लौह तत्व ये भी इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। कमी किसकी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है।
और विस्तार इसका कहाँ है, प्रायद्वीपीय भारत के पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो ये है ब्लैक सॉइल। अब नेक्स्ट सॉइल हम डिस्कस करते हैं जो है लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल यहाँ पर आपको मैप में दिख रही है, ये रेड कलर की, ये वाली पूरी रेड येलो सॉइल है, लाल पीली मृदा। ये लगभग प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में ओवरऑल ही आपको मिलेगी, ज्यादातर प्रायद्वीपीय भाग के भारत के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न साइड में मिलेगी पेनिनसुलर इंडिया के। उसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, उत्तर पूर्वी राज्य भारत के, वहां पर भी ये लाल मृदा देखने को मिलेगी। अब ये लाल मृदा बनती कैसे है और इसके क्या प्रमुख गुण हैं वो देखिए। तो ये लाल मृदा जो है ये बनती है क्रिस्टलीकृत चट्टानों से। क्रिस्टलीकृत चट्टानें मतलब रवेदार जो चट्टानें होती हैं उनसे बनती है। रवेदार चट्टानों में दो तरह की रॉक्स होती हैं, या तो आग्नेय चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। तो ये आग्नेय या कायांतरित चट्टानों से बनने वाली सॉइल है। और इस तरह की क्रिस्टलाइज्ड रॉक से जब ये बनती है तो इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है। ये लौह तत्व जो है वो इस मृदा में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये लौह तत्व जब ज्यादा होते हैं सॉइल में तो सॉइल का कलर इन आयरन एलिमेंट्स की वजह से कैसा नजर आता है, लाल। तो ये लाल रंग की लौह तत्व की अधिकता की वजह से ही लाल रंग की नजर आती है। तो फिर इसके नाम के साथ पीला क्यों जोड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये लाल मिट्टी जल ग्रहण करती है तो वाटर अब्जॉर्प्शन के बाद, जल ग्रहण करने के बाद ये पीले रंग की नजर आती है। मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में ये पीले रंग की नजर आती है। हाइड्रेटेड मींस वाटर अब्जॉर्प्शन के बाद येलो कलर की नजर आती है। ये एग्जैक्ट कोई पीला, नींबू पीला नहीं है या आम पीला नहीं है। ये बेसिकली गेरुआ रंग जो होता है, रेड कलर थोड़ा लाइट हो जाता है जब पानी उसमें डिसॉल्व होता है, तो उसका थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म जो रेड कलर का होता है उसे यहाँ पर पीला कहा जा रहा है। अब इस सॉइल की और क्या मुख्य चीजें हैं, तो देखिए इसमें वही कॉमन चीजें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इनकी मात्रा तो कम है इस सॉइल में। और अधिक क्या पाया जाता है, पोटाश इसमें अधिक है। पोटाश जिसको हम के भी कहते हैं, पोटाश इसमें ज्यादा है। और पोटाश के साथ साथ लौह तत्व आयरन भी इसमें ज्यादा पाया जाता है। तो पोटाश और लौह तत्व युक्त है और इनकी कमी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी है। अब ये जो सॉइल है ये किस तरह की है, तो देखिए ये एक तरह से क्षेत्रीय मृदा है। और जहां पर ये पेरेंट रॉक के आसपास है और जनक सामग्री के आसपास ऊंचे किसी क्षेत्र में अगर ये सॉइल है तो इसके कण बारीक मोटे हैं। और जहां पर ये निचले क्षेत्रों में आ चुकी है, निचले घाटी क्षेत्रों में, वहां इसके कण थोड़े बारीक है। तो निचले क्षेत्र की जो लाल पीली मृदा है वो थोड़े बारीक कण वाली है, और ऊपरी क्षेत्र में या हायर लैंड में जो ये रेड येलो सॉइल पाई जाती है उसके कण थोड़े मोटे हैं, मोटे कण। और बारीक कण वाली जो लाल पीली मृदा है ये फिर भी उपजाऊ है, काफी फर्टाइल है। मोटे कण वाली इतनी नहीं है जितनी बारीक कण वाली उपजाऊ है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छी खासी खेती की जाती है इस लाल पीली मृदा में भी, तो कृषि के लिए उपयोगी है ये भी। सो ये रेड येलो सॉइल है। अब देखिए क्रिस्टलीकृत चट्टानों से निर्मित होती है, प्रचुरता पोटाश और लौह तत्व की है। कमी किसकी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, इनकी कमी पाई जाती है। ह्यूमस वगैरह की कमी क्योंकि क्रिस्टलीकृत चट्टानों से बनी है और कोई खास इसमें जैव पदार्थ होते नहीं है इतने ज्यादा। फिर विस्तार कहाँ है, तो प्रायद्वीपीय भारत के तो पूर्वी भाग में और उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इंडिया के, वहां इस तरह की सॉइल देखने को मिलती है। अब अगली सॉइल जो है लेटेराइट, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए लेटेराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एक तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, और पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, वेस्टर्न स्लोप्स जो है वेस्टर्न घाट के, वहां थोड़ा बहुत राजस्थान में भी कुछ एक क्षेत्रों में है, बाकी कुछ कुछ राज्यों में यहाँ वहां मिलेगा आपको। तमिलनाडु में भी इसका विस्तार मिलेगा, ओडिशा में भी इसका विस्तार मिलेगा थोड़ा, और उत्तर पूर्वी राज्यों में, मेघालय में इसका विस्तार मिलेगा। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स, घाट के वेस्टर्न स्लोप, पश्चिमी ढाल। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इन्हीं पर्टिकुलर स्थानों पर ये बेसिकली क्यों है,
तो देखिए ये सॉइल वहां पाई जाती है जहां तापमान अधिक हो, तापमान उच्च हो, और तापमान उच्च होने के साथ साथ वर्षा भी अधिक हो। तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले रीजन, वहां अक्सर इस तरह की सॉइल पाई जाती है। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मेघालय पठारी क्षेत्र में, वहां ज्यादा बारिश होती है काफी, इसीलिए वहां लेटराइट सॉइल है। और अगर यहाँ देखें दक्षिणी भारत में, तो पश्चिमी तट पर काफी ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर भी ये सॉइल देखने को मिलती है। प्लस पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, वेस्टर्न स्लोप, वहां काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स पे भी ये मिलती है, ये वाली सॉइल। और उड़ीसा और तमिलनाडु के भी कुछ भाग में, थोड़ा सा राजस्थान और अन्य जो भारत के राज्य हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर विस्तृत मिलेगी। अब लेटराइट मृदा होती क्या है, किस तरह से बनती है? तो देखिए मृदा जो है सॉइल, उसमें जब ज्यादा बारिश की वजह से पानी आता है, तो इस वर्षा के जल के कारण, ये वर्षा का जल क्या होगा, जब पानी खूब सारा आ गया मिट्टी में, तो ये वर्षा का जल रिस कर नीचे आएगा, ये पानी नीचे की तरफ आता है। तो जब वर्षा का जल नीचे आता है, तो मृदा के सॉइल के टॉप मोस्ट पार्ट पर, सबसे ऊपरी भाग में, जो भी ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी में, पानी में आराम से घुल सकते हैं, वो मिट्टी की ऊपरी परत से निचली परत में आ जाते, पानी के साथ डिसॉल्व होके घुल कर आ जाते। तो ये जब घुलकर नीचे आएंगे तत्व, तो इस तरह से पानी के साथ नीचे आ जाएंगे और नीचे ही आकर सेटल हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो पानी के साथ घुलकर और नीचे आ जाते हैं सॉइल के नीचे वाली लेयर में? तो वो तत्व हैं सिलिका और चूना। तो सिलिका और लाइम जो है, चूना, ये नीचे आ जाते हैं मृदा की निचली परतों में। फिर ऊपरी परत में क्या रह जाता है सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में? तो वो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे तत्व ज्यादा रह जाते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाते पानी में आराम से, आसानी से। तो डिसॉल्व ना होने वाले तत्व जो है वो कौन से? आयरन है, और आयरन के ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। तो आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड वो सॉइल की ऊपर वाली परत में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि सिलिका और चूना जो है वो रिसकर नीचे आ जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें पानी के साथ घुलकर कुछ तत्व नीचे आ जाते हैं, इसे कहते हैं निक्षालन की क्रिया। कल भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था, निक्षालन या लीचिंग का प्रोसेस। तो ये जो लेटेराइट सॉइल है, लेटेराइट मृदा, ये निक्षालन की क्रिया द्वारा बनती है, लीचिंग के प्रोसेस के द्वारा। और हाई रेनफॉल वाले रीजन में, अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ऐसी सॉइल बनती है। और इस सॉइल में ज्यादा मात्रा हमें किसकी देखने को मिलती है? फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, मतलब लौह और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में, बाकी सब तत्वों की कमी है। अब किन किन की कमी है वो देखिए। इस प्रोसेस को तो निक्षालन कहते हैं। तो ये अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनने वाली मृदा है। और कौन से प्रोसेस से बनती है? निक्षालन की प्रक्रिया या लीचिंग के प्रोसेस से बनती है। और इसमें अगर कमी देखें तो कौन कौन से तत्वों की है, और बहुलता या प्रचुरता या हाई अमाउंट किसका पाया जाता है वो देखिए। अभी हमने देखा प्रचुरता फेरस की और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, मतलब लौह और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ज्यादा है। कमी किसकी रह जाती है? तो बाकी सारे तत्व जो है उनकी कमी हो जाती है। सिलिका की कमी हो जाती है, सिलिका नीचे चला गया। चूने की कमी हो गई, लाइम नीचे चला गया। उसके साथ साथ नाइट्रोजन की कमी है इसमें, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की भी कमी है और पोटाश की भी कमी है, और तो और ह्यूमस की भी कमी। ह्यूमस कम क्यों है लेटराइट सॉइल में? क्योंकि ज्यादा बारिश और ज्यादा तापमान के कारण जीवाणु जो है, बैक्टीरिया, वो अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और जब वो ओवर एक्टिव होते हैं तो वो अपघटन करते हैं जैव पदार्थों का, ऑर्गेनिक मैटर का। डिकम्पोज करने के बाद ह्यूमस बनाते हैं, पर ह्यूमस बनाने के बाद रुकते नहीं, वो कंटिन्यू और उसको जो है अपघटित करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ह्यूमस जो है वो अक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता मिट्टी में। जो भी जल्दी जल्दी बनता है वो या तो पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं या बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए अंतिम जो रिजल्ट रहता है, सॉइल के अंदर ह्यूमस का जमाव नहीं हो पाता, ज्यादा वो बनता रहता है, यूज होता रहता है, इसीलिए ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है सॉइल में। अब ये जो सॉइल है जिसमें ऑक्साइड्स ज्यादा है,
ऑक्साइड आयरन के और एल्यूमिनियम के ज्यादा है। इन ऑक्साइड्स की ज्यादा मात्रा की वजह से जब ये सॉइल सूखती है या जब ये ड्राई होती है तो सूखने के बाद ये मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, बहुत ठोस हो जाती है। तो जब ये बहुत हार्ड हो जाती है सूखने के बाद, इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को यूज किया जाता है। अब वो किस लिए किया जाता है और किस कारण से किया जाता है, तो देखिए इस मिट्टी को क्या करते हैं, इस गीली मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी जब गीली होती है उसको सांचों में ढाला जाता है, उसको फिर सुखाया जाता है। सूखने के बाद ये हार्ड हो जाती है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है ब्रिक फॉर्मेशन या ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या ईंट निर्माण जो होती है उसके लिए इस मृदा का यूज लिया जाता है। ईंटें बनाई जाती है सॉइल से, और ईंटें बनाई जाती है इसलिए क्योंकि ये मिट्टी जो है इसमें काफी सारे तत्वों की कमी होने की वजह से ये उपजाऊ तो है नहीं, तो खेती बाड़ी तो इसमें कोई खास कर नहीं सकते, तो उपजाऊ नहीं है, इसीलिए फिर कुछ और काम में तो ले इसको, तो उसकी क्या करते हैं, फिर ईंटें बनाई जाती। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लेटराइट मिट्टी में किसी तरह की कोई फसल उगाई नहीं जा सकती? नहीं, लेटराइट मृदा में उपजाऊ नहीं है माना ये, पर इसमें रोपण कृषि की जा सकती है, रोपण कृषि की जा सकती है, मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसलिए क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए कोई ज्यादा फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में किसकी खेती होती है, तो चाय, कॉफी, मसालों की, रबड़ की जो प्लांटेशन है वो सब इसमें की जाती है, पर कोई खाद्यान्न फसलें जो हैं, गेहूं, चावल, वो सब इसमें नहीं उगाए जाते, नहीं उगते, क्योंकि ये उपजाऊ नहीं है। तो लेटराइट मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं होती है ज्यादा, और इसी वजह से उसका ईंट निर्माण में काम में लिया जाता है, और इसके ईंट निर्माण में इसको काम में लेते हैं, इसीलिए इसका नाम लेटराइट पड़ा है, क्योंकि इसका नाम पड़ा है लैटिन भाषा के एक शब्द लेटर से, और लैटिन भाषा का ये जो शब्द है लेटर, इसका अर्थ ईंट ही होता है, तो क्योंकि ये ईंट निर्माण में काम में ली जाती है, इसका नाम पड़ गया लेटेराइट। अब जो लेटराइट मृदा है वो आपको कई जगह मिलेगी, जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्र जो है, इक्वेटोरियल रीजन में जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षावन, वहां पे भी लेटराइट मृदा मिलती है, और सदाबहार वनस्पति वाला जो क्षेत्र है इंडिया में, वहां पे भी कई जगह लेटराइट सॉइल ही है। तो इसका मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में वर्षावन मिल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़, इतने घने वन मिल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं उपजाऊ कम है? तो लेटराइट मृदा जो है उसमें प्राकृतिक रूप से नेचुरली वन तो हमें देखने को मिलते हैं, और इन वनों में जो पेड़ पौधे हैं वो जो जैसे ही बैक्टीरिया थोड़ा बहुत ह्यूमस बनाते हैं, जैव पदार्थों को थोड़ा सा अपघटित करते हैं, वो पेड़ पौधे उस ह्यूमस को डायरेक्टली एकदम से ले लेते हैं, तो फास्ट फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस होता है और फास्ट यूटिलाइजेशन भी होता है, ह्यूमस बनता है और उसका उपभोग भी जल्दी से हो जाता है। तो वन तो इसमें पाए जाते हैं नेचुरली, फॉरेस्ट इसमें होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की जो ट्रीज वगैरह हैं उनकी जड़ें वगैरह काफी गहरी होती है, वो नीचे से जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए या जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह पेड़ पौधों को मिल जाते हैं। तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से लेटराइट सॉइल में आपको सदाबहार वनस्पति या वन तो देखने को मिलेंगे, पर अगर आप उन वनों को काट कर उसमें खेती करने की कोशिश करें तो एक आध साल तो फिर भी उसमें थोड़ी कृषि कर लेंगे आप, पर उसके बाद वो मिट्टी जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल यूजेबल नहीं होगी, क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। तो इसीलिए लेटराइट सॉइल जो है वो प्राकृतिक रूप से तो उसमें वन पाए जाते हैं, पर यदि हम उसमें कृषि खेती करने की कोशिश करें मानव क्रियाओं के माध्यम से, तो वो उपजाऊ नहीं है, उसमें हम ज्यादा खेती नहीं कर सकते। तो लेटराइट सॉइल का नाम जो लेटर पड़ा है वो इस वजह से है। अब लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख लिया, कई जगह देखने को मिलती है भारत में, और अब हम इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। तो देखिए, ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन की क्रिया से बनती है इस मिट्टी। प्रचुरता लौह एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता है, हाई अमाउंट है। कमी किसकी है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ह्यूमस, इन सब की कमी है। उपजाऊ कम है, क्योंकि उपजाऊ कम है, फर्टाइल कम है, और केवल रोपण कृषि के लिए थोड़ा बहुत काम में ले लेते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। ईंट निर्माण के काम आती है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और पाई कहाँ जाती है, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, मेघालय पठारी क्षेत्र, थोड़ा उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलती है। और दक्षिण भारत में इसी वजह से मसालों की, चाय की, कॉफी की, इन सब की खेती ज्यादा होती है। सो ये है लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट मृदा के बाद हम बात करेंगे शुष्क मृदा की।
अब ये शुष्क मृदा नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क मृदा कहाँ होगी, शुष्क क्षेत्रों में होगी, एरिड रीजन्स में। तो ये एरिड सॉइल जो है ये हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और शुष्क परिस्थितियों में इस मृदा का निर्माण होता है। इसके अगर कणों की बात करें, पार्टिकल्स, तो इस मृदा के कण जो है काफी मोटे होते हैं और ये बलुआ प्रकृति की होती है, मतलब बालू रेत होती है इसमें, बालू मिट्टी जो मोटे मोटे कण वाली होती है, बिग पार्टिकल्स होते हैं, सैंडी सॉइल। और सैंडी सॉइल का एक नेचर आप जानते हैं, उसके जो बड़े बड़े कण हैं उन कणों में यदि पानी डाला जाता है तो वो रिस कर नीचे चला जाता है। तो ये मिट्टी जो है पानी को पकड़ के नहीं रख सकती ज्यादा समय तक, जैसे ही पानी डालेगा वो नीचे चला जाएगा पूरा। तो ये जो सॉइल है इसकी जल धारण क्षमता कम है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है या वाटर की रिटेंशन की कैपेसिटी कम है, तो जल धारण क्षमता इसकी कम है। उसके साथ साथ जिन मृदाओं में, जिन सॉइल्स में पानी की कमी होती है उनमें चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ये कॉमन चीज है। तो लाइम कंटेंट चूना ज्यादा होता है, चूने के साथ साथ कैल्शियम वगैरह जो है, कैल्शियम की पिंड, कैल्शियम के लम्प्स, वो भी इन सॉइल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो शुष्क मृदा है इसमें ऊपरी परत से जैसे जैसे हम नीचे वाली परत में जाते हैं, लोअर लेयर्स में, वैसे वैसे चूने की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, चूना बढ़ता जाएगा। और नीचे की लेयर में एक ऐसी परत है नीचे, ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर के नीचे की तरफ, जिसमें कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं, कैल्शियम के लम्प्स की एक पूरी लेयर है, कैल्शियम के लम्प्स की, कैल्शियम लम्प्स। और ये जो कैल्शियम के लम्प्स या पिंड हैं, इन कैल्शियम के पिंडों के कारण क्या होता है, जब इस मिट्टी में पानी डाला जाता है तो पानी ऊपर से रिस कर नीचे तो आ जाता है, पर जैसे ये कैल्शियम के पिंड आते हैं उसके बाद पानी का रिसाव नीचे की तरफ काफी धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है बहुत। तो ये जो कैल्शियम के पिंडों की या एक लेयर जो है लाइम कंटेंट की, इसकी वजह से जब इसमें मिट्टी में पानी डाला जाता है तो जल का रिसाव नीचे की तरफ परतों में, निचली परतों में थोड़ा लिमिटेड ही हो पाता है या सीमित रूप से ही हो पाता है। तो इस कैल्शियम की पिंड की वजह से सीमित जल रिसाव होता है इस मृदा में, निचली परतों में। ऊपर से तो नीचे आ जाता है जल, पर यहाँ पर और नीचे नहीं जा पाएगा। अब ये इतना गर्म क्षेत्र में है मिट्टी कि ये पानी धीरे धीरे सोचता है अब नीचे जाएंगे, उससे पहले तो ये गर्म होकर वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाता है। तो इसीलिए जल का रिसाव जो है बहुत लिमिटेड होता है इस सॉइल के अंदर। तो ये इसकी एक कमी समझ लीजिए। तो ये इस मिट्टी का गुण है। प्लस इस सॉइल में अगर हम NPK के रेशो की बात करें तो इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस जो है वो इस सॉइल में ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जिस सॉइल में शुष्कता है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, तो इसमें फास्फोरस पाया जाता है उचित मात्रा में, अधिक मात्रा कह सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी है इसमें, पोटाश की कमी है, और जैव तत्व जो है ह्यूमस वगैरह वो भी कम है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा विकसित नहीं होते, तो इसीलिए ह्यूमस, पोटाश और नाइट्रोजन वो तो कम है, और फास्फोरस इसमें ज्यादा पाया जाता है। और जल रिसाव नीचे वाली परतों में थोड़ा सीमित रूप से ही होता है, क्योंकि नीचे एक कैल्शियम की पिंडों की एक पूरी परत पाई जाती है निचले भाग में मिट्टी के। तो इसीलिए ये जो सॉइल है इसकी अगर हम बात करें कि ये उपजाऊ है या नहीं है, या फर्टाइल है या नहीं है, तो ये फर्टाइल हो सकती है या इसको एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए यूज में लिया जा सकता है यदि इसमें नियमित रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाए या इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाए। इरिगेशन फैसिलिटी तो कृषि की जा सकती है यदि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, बट सिंचाई में एक वर्ड आगे जुड़ा हुआ है, नियमित सिंचाई, मतलब रेगुलर थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि खूब सारा पानी एक साथ डाल दिया, खूब सारा पानी एक साथ डालेंगे तो पानी नीचे तो जाएगा नहीं रिस कर, फिर सेम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वहीं पे पानी जो है वही टिका रह जाएगा, या वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाएगी। और ज्यादा सिंचाई करेंगे तो हो सकता है बार बार पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाए और मृदा की लवणीयता, सलिनिटी बढ़ जाए। तो ऐसी मिट्टियों में
बूंद बूंद सिंचाई या धीरे धीरे जो थोड़ी थोड़ी पानी डाला जाता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। तो इसीलिए अगर आप ये सोचें कि पश्चिमी राजस्थान और शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी को हम उनकी काया पलट देंगे, एकदम से खूब सारा पानी वहां पर ले आएंगे, पानी में डुबो देंगे पूरी मिट्टी को, फिर वो जलोढ़ बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सॉइल का नेचर चेंज नहीं होगा। तो वो सॉइल जो है उसको पानी होल्ड करने में भी, एक तो इसकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, जल को धारण करके नहीं रखती है, प्लस इसमें पानी का रिसाव नीचे तक बहुत जल्दी से नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी सिंचाई धीरे धीरे समय समय पर करते रहे तो कृषि के लिए ये उपयोगी हो सकती है। तो ये सॉइल की मेन चीजें हैं। तो अब देखिए, बालू मिट्टी है, जल धारण क्षमता कम है इसकी। नियमित सिंचाई, नियमित शब्द जरूरी है, नियमित सिंचाई या रेगुलर पीरियड पे, इंटरवल पे इरिगेशन की जाए तो कृषि के लिए ये उपयोगी है। प्रचुरता किसकी है? फास्फोरस की, चूने की, कैल्शियम के पिंड की, इनकी प्रचुरता है या हाई अमाउंट है। कमी किसकी है? तो नाइट्रोजन की कमी है, पोटाश की कमी है, ह्यूमस की कमी है। कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में तो है ही, उसके साथ साथ पंजाब हरियाणा के भी थोड़े से भाग में है, और कुछ भाग गुजरात का जो है वहां पर भी ये सॉइल विस्तृत मिलती है। अब शुष्क मृदा जो है उसी का जब कुछ फॉर्म बिगड़ जाता है या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है तो कई बार लवणीय मृदा, सलाइन सॉइल बनती है। तो उस सलाइन सॉइल को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लवणीय और क्षारीय मृदा, ये बेसिकली एरिड सॉइल को ही मान लीजिए जिसका फॉर्म चेंज हो चुका है, जो थोड़ी सी बिगड़ चुकी है जिसकी क्वालिटी। तो ऐसी लवणीय और क्षारीय मृदा कब बनती है, और हमने लवणीय और क्षारीय एक साथ क्यों रखा है? तो देखिए, ऐसी सॉइल जिसका पीएच लेवल जो है वो 7 से ज्यादा हो, 7 से अधिक हो, उस सॉइल को हम लवणीय कह सकते हैं। और 7 से लगभग 8-9 के आसपास उसका पीएच होगा, तब तक वो सलाइन कहलाएगी। और 8 से ज्यादा अगर उसका पीएच होगा तो उसको फिर क्षारीय मृदा कहेंगे। तो लवणीय और क्षारीय एक ही ग्रुप में डाली जा सकती है। तो लवणीय और क्षारीय मृदा जो है वो ऐसे क्षेत्रों में बनती है जहां ओवर इरिगेशन की जाती है। ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई कर दें अगर शुष्क क्षेत्रों में तो मिट्टी खराब हो जाती है और लवणीय बन जाती है। या फिर कई बार रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग ज्यादा कर लिया जाए तो भी मिट्टी के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बिगड़ी हुई, खराब हुई हुई, कम गुणवत्ता वाली मिट्टी है जो अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बनती है। खास तौर पर अत्यधिक सिंचाई। अब अत्यधिक सिंचाई से होता क्या है? तो देखिए, शुष्क और अधिक तापमान वाले क्षेत्र जो होते हैं, हाई टेम्परेचर वाले एरिड रीजन्स में अगर आप खूब सारा पानी डाल दें मिट्टी में, तो क्या होगा? मिट्टी में जितना पानी आप डालेंगे वो पानी रिसकर नीचे जाएगा, और फिर जितना पानी नीचे जाएगा उसके बाद उतना ही जल्दी वो वाष्पीकृत होकर इवेपोरेट होकर ऊपर आएगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो पानी जो है वो इवेपोरेट होकर वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जितनी सिंचाई की जाती है उतना वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण के दौरान जल ऊपर की तरफ आता है तो इस प्रोसेस को, जिसमें पानी नीचे जाकर और फिर ऊपर अपने आप आता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, उस ऊपर आने को बोला जाता है, एक प्रोसेस कहलाता है, ये क्रिया कहलाती है जिसको कहते हैं केशिकात्व क्रिया। केशिकात्व क्रिया, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। तो सॉइल के अंदर जब ज्यादा सिंचाई की जाती है, ओवर इरिगेशन किया जाता है, तो पानी अपने आप स्वतः ही ऊपर की तरफ आता है, जिसे हम केशिकात्व क्रिया कहते हैं। और जब पानी नीचे से ऊपर आता है तो पानी अकेला ऊपर नहीं आता, पानी अपने साथ लेकर आता है लवण तत्व, सॉल्ट, जो एलिमेंट्स होते हैं सॉल्ट तत्व, उनको अपने साथ ऊपर लेकर आता है। और फिर ऊपरी परत जो है उसमें पूरी एक लेयर जम जाती है सॉल्ट की, लवणों की एक पूरी परत जम जाती है। और जब ये पूरी लेयर लवणों की, सॉल्ट की जम जाती है तो मिट्टी के ऊपर सफेद रंग की परत नजर आती है। तो ऐसी सॉइल्स जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है वहां कैपिलरी एक्शन होता है, नीचे से ऊपर आता है पानी, और पानी अकेला ऊपर नहीं आता, अपने साथ सॉल्ट लेकर आता है और पूरी एक सफेद परत
मिट्टी के ऊपर बिछा देता है। तो ऐसी सफेद परत वाली जो मिट्टी होती है जिसमें लवण या सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, ऐसी मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती और इसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, ये इसके विभिन्न नाम है। ऊसर का मतलब ही बेसिकली होता है ऐसी मिट्टी जो फर्टाइल नहीं है, जो उपजाऊ नहीं है। तो ये सफेद परत वाली मिट्टी है जिसके ये विभिन्न नाम है, रेह, कल्लर, ऊसर आदि। कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होती है ये वाली सॉइल। और ऐसी बिगड़ी हुई मिट्टी जो है उसको हम ये तो नहीं सोच सकते कि ठीक है खराब हो गई, छोड़ दो इस मिट्टी को, इस लैंड को छोड़ दो, तो वो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में लैंड एरिया काफी लिमिटेड है। तो इसलिए क्या किया जा सकता है ऐसी मिट्टी को सुधारने के लिए? तो एक उपाय है ऐसी मिट्टी को सुधारने के लिए, जिप्सम का और रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जा सकता है। फॉस्फेट, तो जिप्सम और रॉक फॉस्फेट के उपयोग द्वारा ऐसी मिट्टी की जो क्षारीयता है और लवणीयता है, सैलिनिटी और बेसिक नेचर जो है उसको सुधारा जा सकता है, उसकी सैलिनिटी को, लवणीयता को थोड़ा कम किया जा सकता है जिप्सम और रॉक फॉस्फेट के यूज के द्वारा। तो ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है इंडिया में? तो ज्यादातर ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा प्रभाव रहा है, हरित क्रांति का जहां ज्यादा प्रभाव रहा है वहां ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में सिंचाई भी ज्यादा की गई और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी बहुत ज्यादा हुआ है, इसीलिए ऐसे ही क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है ज्यादातर। तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, यूपी में कुछ भाग में, और अगर देखें नेचुरली प्राकृतिक रूप से ये मिट्टी आपको कच्छ के रण में भी देखने को मिलेगी, रण ऑफ कच्छ। और कच्छ के रण में प्राकृतिक रूप से क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि आपको याद होगा हमने तटवर्ती मैदान किए थे, यहाँ ज्वारीय गतिविधियां होती है, टाइडल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से मिट्टी की सैलिनिटी, लवणीयता बढ़ जाती है, समुद्र के पानी के साथ सॉल्ट कंटेंट आता है और मिट्टी में बिछ जाता है या फिर एड ऑन हो जाता है। तो इसीलिए कच्छ के रण में तो ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। बाकी इंडिया के पार्ट में हरित क्रांति वाले जो क्षेत्र है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाले क्षेत्र, वहां पर ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो ये खराब मिट्टी, खराब जो हो चुकी है मिट्टी, वो है ये सलाइन और एल्कलाइन सॉइल। कौन से प्रोसेस से बनती है? केशिकात्व क्रिया। अब हम इसका जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे। तो देखिए इसके डिफरेंट नेम्स, रेह, कल्लर, ऊसर। केशिकात्व क्रिया से बनती है ये, सफेद रंग की परत इस पर पाई जाती है। प्रचुरता, ज्यादा मात्रा में इसमें क्या है? अच्छा, इसमें पोटाश और दूसरे जितने भी लवण हैं वो ज्यादा हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब सॉल्ट इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि जो चीजें हैं वो सब कम है इसमें। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इनकी कमी है। और कहाँ पाई जाती है? हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में और कच्छ के रण में पाई जाती है, ये मेन रीजन है। तो ये हो गई एक और सॉइल। अब जो पीठमय मृदा है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी आगे भी मृदा से रिलेटेड चीजें हैं जो आज की क्लास में शायद कंप्लीट ना हो पाए। तो कल की क्लास में हम बाकी बची हुई जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।